हेलो, मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है और आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर के ऊपर के पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आगे बात करने से पहले ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूँ, थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में। नाम जैसे कि आपको पता ही है, आदित्य कुमार सिंह है मेरा नाम और मैं यूजीसी नेट 4 टाइम्स क्वालिफाई हूँ। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हूँ एंड यहाँ पे एज अ लेक्चरर कॉमर्स मैनेजमेंट फैकल्टी काम कर रहा हूँ। एज अ कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यहाँ पे मैं डील करता हूँ। रही बात इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट बहुत पुराना 14 ईयर्स ओल्ड ये इंस्टीट्यूट है जो कि नेट की प्रिपरेशन आपको करवाता है। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो करके देखना होता है ना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आज बात करूँगा कि यूजीसी नेट में जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, बहुत लोगों को ये डाउट है, ये दुविधा है कि क्या पैटर्न है अभी। पेपर 1 में पासिंग, पेपर 2 में पासिंग, क्या कितने मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ डाउट है। आज मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक सेशन लेके आया हूँ और वो डाउट आज पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके ऊपर, यूजीसी नेट के ऊपर। यूजीसी नेट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट कौन सा होगा? वो सब्जेक्ट मेरा खुद का सब्जेक्ट होगा जिसका नाम क्या है? कॉमर्स। यूजीसी नेट में कॉमर्स को 08 कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एग्जाम, इस एग्जाम के अंदर हर सब्जेक्ट का एक कोड है, यूजीसी ने दे रखा है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ कहें, आप एनटीए नेट जेआरएफ कहें, बात उसी की हो रही है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट को लेके मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे के सामने बात करूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि इस पेपर में एट प्रेजेंट 2 पेपर होते हैं। 2 क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं, 2 पोर्शन में ये पेपर होता है जिसको मैं पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जानता हूं। ठीक है, 2 पेपर होंगे ये, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये 2 पेपर हो गए। दरअसल पहले 2017 से अगर मैं पहले की बात करूं तो इसमें 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये जो पेपर 2 एंड 3 यहाँ पे है, ये आपके सब्जेक्ट से होता था, है ना। और पेपर 1 जनरल सब्जेक्ट, जनरल पेपर था, जो आज भी वही है। पेपर 2 और 3 में जो क्वेश्चंस होते थे, इसमें 50 और इसमें 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। ये पहले का पैटर्न है, अभी ये पैटर्न नहीं है, लेकिन रेफरेंस दे के ही मैं बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि इसको उन्होंने क्या किया, क्रॉस कर दिया। और भी बहुत कुछ था, जैसे कि पेपर 1 में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको करना होता था, एक्सेट्रा। बट अब ये चीजें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। अब इन में इस पैटर्न पे अब क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते और ये आपके एग्जाम में अब नहीं आता। तो अब क्या किया गया है, अब इन 2 पेपरों के जगह पे आपके एग्जाम में सिर्फ क्या किया गया है, एक पेपर कर दिया गया है। मतलब पेपर 2 ही होगा जो आपके सब्जेक्ट से होगा। लेकिन क्वेश्चन का क्या हुआ? तो क्वेश्चन की बात करें तो पेपर 2 में अब आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर 2 में, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है। पेपर 1 में कितने पूछे जाएंगे? तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका जनरल पेपर। पेपर 1 में 50 हो गए, पेपर 2 में 100 हो गए, तो दोनों को मिला के कितने हो गए? दोनों को मिला के आपके पास 150 क्वेश्चंस हो गए, जो कि कितने मार्क्स के हो गए? 300 मार्क्स के हो गए। क्यों 300 मार्क्स के हो गए? क्योंकि दोनों ही पेपर के अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब 2 मार्क्स ईच का ये पेपर है। कितने का है? 2 मार्क्स ईच का पेपर होगा, मतलब क्वेश्चंस होंगे आपके इस पेपर में। तो जाहिर सी बात है, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा आपके एग्जाम में। ओके, अब दूसरी बात यह है कि जो पहले पेपर हुआ करता था, उसमें आपके जो ये पेपर्स होते थे, ये लगातार एक ही सिटिंग में आपको नहीं करने होते। मतलब आपको क्या, बीच में गैप मिलता था, 2 बार सिट करना पड़ता था। एक बार आप पेपर देके उठते थे, बीच में कुछ गैप होता था, फिर आप नेक्स्ट पेपर करते थे। ऐसा अब इन पेपरों में नहीं होगा। मतलब होगा, मतलब आगे भी नहीं होगा, और अभी कुछ टाइम पहले जब से ये चेंज हुआ है फिर भी नहीं हो रहा है, उस टाइम से भी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मतलब आपको एक ही सीट में ये पूरा पेपर सॉल्व करना है, पेपर 1 एंड 2 दोनों।
एक साथ ये दोनों पेपर आते हैं। बिल्कुल आप इसके लिए फ्री हैं कि आप कभी भी पेपर 1 और 2 कोई भी पहले अटेम्प्ट करें, वो आपके लिए फ्री है। आप पहले पेपर 2 करें फिर पेपर 1 करें, ये आपको यहाँ पे सुविधा दी गई है एनटीए नेट की तरफ से। एनटीए नेट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब ये एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। पहले कौन करवाता था? सीबीएसई यूजीसी के नाम से इसको जानते थे। कंडक्टिंग बॉडी कौन था पहले? सीबीएसई। बट अब क्या हो गया है, एनटीए इसकी प्रिपरेशन जो है, मतलब एग्जाम जो कंडक्ट है वो कौन करवाता है? एनटीए नेट। ठीक है, यहां तक तो ये बातें तो क्लियर हो गई। अब कुछ डाउट होता है कि पासिंग क्राइटेरिया और पासिंग मार्क्स कितने हैं अपने इस पेपर में, और इसके लिए मैंने देखा है कि बहुत बड़ा डाउट है, उसको भी आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में पेपर 1 एंड पेपर 2 है मैंने बोला, तो दोनों को मिला के आपको कितने मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है? 300 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है। ये भी बातें हो गई थी अपनी। 300 मार्क्स में से जो नेट ने बोला है वो क्या बोला है? इसने बोला है कि जी 40% आप लेके आओ तो आपका नाम मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 40% नेट ने दिए रखा है, बट क्या 40% पे सिलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और 40% पे कॉमर्स में सिलेक्शन नहीं होगा। कॉमर्स क्या, मैक्सिमम सब्जेक्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसने मेरिट लिस्ट के लिए दिया हुआ है, और जो आज का कट ऑफ है वो डिसाइड करेगा कि आप पास हो गए या फेल हो गए। अभी उस कट ऑफ पे भी बात करेंगे। उसके पहले ये भी क्लियर हो जाए कि जो पेपर 1 और पेपर 2 अब कंबाइन हो गया है, तो पहले क्या होता था कि पेपर 1 में अलग से पासिंग मार्क्स हुआ करता था, जिसको मैं सेक्शनल कट ऑफ बोल सकता हूं। मतलब पहले जैसे बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ होता है ना, कि हिंदी इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग, तो इसमें सब में सेक्शनल कट ऑफ होगा, फिर ओवरऑल एक कट ऑफ तैयार होगा। इसी तरह से पहले नेट में क्या था कि पेपर 1 में आपको एक कट ऑफ होता था, एक परसेंटेज है वो क्लियर करना पड़ता था, और फिर पेपर 2 में भी क्लियर, और फिर दोनों को मिला के एक कट ऑफ आपका तैयार होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि पेपर 1 में आप कुछ एक फिक्स परसेंटेज लेके आओ तो ही आप पास माने जाओगे। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के आपको लेके आनी है, मतलब कट ऑफ आपको दोनों को मिला के ही देखा जाएगा, जो कि यूजीसी ने क्या बोला है? 40%। और मैंने अभी बोला कि 40% तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। क्यों? क्योंकि जो कट ऑफ जा रहा है इस वक्त, अब मैं अलग अलग बता देता हूं। यहां पे एक जगह नेट की बात करते हैं और एक जगह नेट जेआरएफ की बात करते हैं। ठीक है, ओके। एक जगह ये नेट की बात हो गई और एक जगह नेट जेआरएफ की। अब मैं वो कट ऑफ बता रहा हूं जो कि आपको लेके आने हैं, या जो अभी फिलहाल कुछ टाइम से ये कट ऑफ ट्रेंड में है। ट्रेंड में मतलब कि ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन एक लगभग एक इंटरवल हमें मिल जाता है कि कहां से कहां तक ये कट ऑफ जाना है। तो नेट अगर आपको क्लियर करना है, और मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं किसी में 4% कम, किसी में 8% कम, आप थोड़ा सा आगे पीछे करके समझ सकते हैं, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी के यहाँ पे परसेंटेज लेके चलूंगा। तो नेट के लिए आपको कितना, 50% से लेके 65% तक, नेट के लिए कितना, 50 to 65% आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आपको नेट विद जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको 65% से लेकर 75% तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये दो कट ऑफ आपको ध्यान में रख के चलना है। लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि ये कैसे, अभी तो 53 गया था और 50 आप बोल रहे हो, तो 50 पे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने ये नहीं बोला है कि हो जाएगा, मैंने तो 50 से लेके 65 बोला है, 50 to 65। ये एक इंटरवल है, मे भी अगली बार 51 पे आपका सिलेक्शन हो जाए, 50 पे हो जाए, ये कोई रूल नहीं है। ये लगभग पिछले स्कोर्स को देखते हुए एक अंदाजा मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको इतना ही है, अगर आपको श्योर शॉट होना है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होना है कि एक वो कौन सा सेफ स्कोर होगा, कहते हैं ना सेफ गेम खेलना चाहिए, तो वो सेफ स्कोर कौन सा होगा, अगर ऐसा ही आपको चाहिए तो ये रहा आपका सेफ। इसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मे भी गलत हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी तो गलत नहीं होगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 65
अगर आप 65 स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपका नेट क्लियर हो जाएगा कॉमर्स के अंदर। 65 एंड अगर एबव स्कोर आप करते हो तो डेफिनेटली नेट हो जाएगा। और अगर आपको जेआरएफ करना है, नेट विद जेआरएफ, तो अगर आप 75 एंड एबव स्कोर करते हो तो 100% अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 100% आपका नेट विद जेआरएफ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सेफ स्कोर। और जो वेरिएशंस हैं जो देखने को मिला है, जनरली 60 के ऊपर अभी तक तो कुछ सालों में मैंने नहीं देखा, 55 टू 60 के बीच में ये वेरी कर रहा है, कभी 53, कभी 55, कभी 58। तो ये जो है ये वेरिएशंस है, मैंने 65 और 75 लिया है, ये आपका सेफ स्कोर होगा। ये आप अगर लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये चीज क्लियर हो जाए। अब यहां पे एक डाउट और है, वो डाउट है कि एज लिमिट क्या है। अब बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि मेल और फीमेल की एज लिमिट क्या है इस एग्जाम के लिए। तो यहां पे भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो एज लिमिट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मेल और यहाँ है ये फीमेल। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं इन दोनों की, तो मेल और फीमेल की एज लिमिट जो पहले रखी गई थी नेट के लिए, मेल के लिए कितना था, 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स। फीमेल के लिए कितना, 35 ईयर्स। ये पहले का मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर मई और जून, जो अभी तक अभी एग्जाम नहीं हुआ है इस डेट तक, आज के डेट की मैं बात कर रहा हूं, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है ये 2021 का, अभी के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी एग्जाम नहीं हुआ। तो इस साइकिल के लिए जो एग्जाम था, जो अभी पोस्टपोन्ड हुआ था इस कोरोना के वजह से, इसने उसने क्या किया कि 1 ईयर एडिशनल आपको बेनिफिट दिया है दोनों के लिए। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये है कि आपको +1 यहां पे भी मिला है और +1 यहां पे भी। मतलब आपका अभी कितना हो गया, मेल का अभी है 31 ईयर्स और फीमेल्स का कितना, 36। अभी के लिए जो आपका एज लिमिट है नेट का, वो ये रहा। और ये बिल्कुल आपको ध्यान रख के आपको 1 ईयर, अब एक और चीज, ये 1 जो +1 मैंने किया है, ये इस एग्जाम के लिए तो है, ये नहीं पता कि ये आगे ये लोग देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि करंट साइकिल के लिए तो है, आगे पता लगेगा उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन ये तो फिक्स है, ये फिक्स है कि ये 30 और 35 आपको मिलता रहेगा, क्योंकि वो पुराना हो गया है। ये 1 ईयर अभी कोरोना की वजह से बढ़ाया गया है, मे भी आगे ये विड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन ये आपका रहेगा। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है यहाँ पे एज लिमिट की ये कहानी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आता है और पेपर 2 में कितना कितना क्या क्या सब्जेक्ट आता है, क्या उनके मार्क्स के क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और किस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे। पेपर 1 है, मैंने अभी बताया आपको, और पेपर 2, दो पेपर अपने इस एग्जाम में आ ही रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर 300 मार्क्स का पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा। अब अगर मैं बात यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 50 क्वेश्चन यहां से था और 100 क्वेश्चन यहां से था, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था ही। अब अगर मैं बात करूं कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, या फिर मैं कहूं कि पेपर 1 में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक यूनिट में भी डाला गया है। उसी तरह से अभी मैं पेपर 2 के भी बारे में बात करूंगा, पहले पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में मैं कुछ यूनिट्स का ऐसे एग्जांपल देके चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर 1 में एक यूनिट हो सकता है रिसर्च, हो नहीं सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड। कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और अगर चलूं यहाँ पे पीपल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं करूं, यहीं पे मैं एक और लाइन बना दे रहा हूं। ठीक है, पीपल इन्वायरमेंट, पॉलिटी जो है, थोड़ा सा पॉलिटी का आता है, और इसको कहाँ हायर एजुकेशन में
फिट कर दिया गया है, हायर एजुकेशन में ही इसका कुछ पोर्शन आता है। रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग में बोल दूंगा, और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, ये भी एक यूनिट है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको पता ही है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाता है, एक्सेट्रा। इस तरह से करके पेपर 1 में आपके पास कितने 10 यूनिट्स आते हैं, और उसी तरह से पेपर 2 में भी कितने 10 यूनिट्स में पेपर 2 भी डिवाइड। अब पेपर 2 हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग यूनिट का नाम होगा 10 के 10 यूनिट होगा, 10 ही यूनिट उसमें, लेकिन अलग अलग नाम से डिवाइड होगा। मैं यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या है, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इको में माइक्रो मैक्रो दोनों की पार्ट आ गए यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, अकाउंट हो गया, टैक्स हो गया, और मैं बात करूं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। इस तरह से करके यहाँ पे भी कितने ये सब्जेक्ट के नेम है, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को 10 यूनिट में पेपर 2 में भी आपका डिवाइड किया गया है। अब सवाल आता है कि भाई इन दोनों में से ये जो सिलेबस है, इन दोनों में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल, तो पेपर 1 में ये जो 10 यूनिट, जो ये 10 यूनिट्स बनाए गए हैं, तो नेट ने कहा है कि पेपर 1 में से हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ईच, मतलब क्या है 5 क्वेश्चन ईच, हर यूनिट से मैं बात कर रहा हूं कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 यूनिट पेपर 1 में बना हुआ है, तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और आपको ये मान के चलना है। मे भी किसी से एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया, किसी से एक क्वेश्चन कम, लेकिन ऐसे इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई तो बराबर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। बट पेपर 2 के लिए ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मतलब पेपर 2 में किसी भी यूनिट से कितना भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे सकता। मैं इसके लिए ये नहीं कह सकता हूं कि ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल सकता। आपको हर एक यूनिट और हर एक सब्जेक्ट की, जो इसमें सब्जेक्ट ही है, इनकी डिटेल्ड तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कब कहां से ज्यादा क्वेश्चन उठ के आ जाए ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नेट पे मौजूद नहीं है। नेट पे मतलब ऑफिशियल साइट की बात। ओके, ये हो गई अपनी पेपर 1 पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की बातें। अब बात आती है जो सबसे बड़ी बात है, उसको कहते हैं रणनीति, स्ट्रेटजी की बात आती है, स्ट्रेटजी की। जिस तरह से ये स्ट्रेटजी ऐसे अधूरा है, हमारी भी ये स्ट्रेटजी वैसे ही, हमारी भी रणनीति अधूरी ही रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जब हम अपनी रणनीति बनाते हैं तो उसमें से जो मेजर पोर्शन है ना उसको छोड़ देते हैं। नेट के लिए मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे ये जो मैंने बताया था, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 रणनीति कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बड़ा साधारण, बहुत साधारण सी यहां बात मैं बोलूंगा। पेपर 1 कितने 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 कितने 100 क्वेश्चन। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, अच्छा जी, यहाँ पे कितने 50 क्वेश्चन। लो जी, ऐसे अधूरी रणनीति आधे से अधिक लोगों की बन गई। क्या बन गई भैया, 50 क्वेश्चन है तो ये कम इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत साधारण सी बात होगी ना। और इसी को मैंने अधूरा स्ट्रेटजी इसी को बोल रहा हूँ, और गलत स्ट्रेटजी, अधूरा एंड गलत स्ट्रेटजी, ये इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको डिनोट किया, क्योंकि इसको अधूरा और गलत दोनों ही बोलूंगा। रीजन क्या है कि पेपर 1 50 क्वेश्चन इसमें आ जरूर रहे हैं, लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर 1 को आप हल्के में ले लें। 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल गलत, और बिल्कुल गलत रणनीति है कि इसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए और खाली 20-25 क्वेश्चन सही हो जाए। नहीं, अगर आपको नेट जेआरएफ पास करना है तो पेपर 1 पे बहुत अच्छे से आपकी होल्ड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर,
पेपर 1 बहुत अच्छे से आता है, और अच्छे से थोड़ी सी तैयारी अगर पेपर 1 की ठीक से आप कर लें तो आपकी स्कोर्स बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। पेपर 2 तो करना ही है, ये तो आपका सब्जेक्ट है, और 100 क्वेश्चन बिल्कुल ये करना ही है, छोड़ना कहाँ है, ये तो करना ही है। बट पेपर 1 भी आपको करना है पेपर 2 के साथ साथ, ये स्कोरिंग है। अच्छा, एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 साल हो गया मुझे इस लाइन में, 6 साल हो गया मुझे नेट सब्जेक्ट्स को पढ़ाते पढ़ाते। अगर मैं पेपर 1 में स्कोर की बात करूं तो पेपर 1 में आपको कम से कम, ये एकदम एवरेज बात बता रहा हूं, 30 to 35 क्वेश्चन, कितने, 30 to 35 क्वेश्चन करेक्ट करने ही होंगे अगर आपको जेआरएफ चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि अगर आपका 29 क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो आपका जेआरएफ नहीं होगा, ऐसा रूल है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि 95% और 99% केस, या 95 लगा लो, 60 लगा लो, 70 लगा लो, लेकिन ज्यादातर केस की बात कर रहा हूं, ज्यादातर केसेस में अगर पेपर 1 में आपके इतने क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुए, का मतलब अगर आपके मार्क्स 60 to 70 से कम रहे तो वहां पे बहुत रेयर देखने को मिलता है जेआरएफ। और अगर जिसका देखने को मिलता है, मतलब पेपर 2 में उसकी पकड़ पता नहीं बहुत ही अच्छी रही होगी, बिकॉज पेपर 2 में तो सब पकड़ ही है, जो जिनका पकड़ है वो तो वैसी सब्जेक्ट से आए हैं, 5 साल 7 साल उसी सब्जेक्ट को पढ़ के आए हैं, जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। बट आपकी स्कोरिंग पेपर कौन सी है, पेपर 1, और इसमें आपको ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं, इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ये कोई रूल मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता, सबका हिसाब अलग होता है। कोई कहता है नहीं जी मैं तो उसी में स्कोर करूंगा, अब जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, बट एक हिसाब है कि पेपर 1 में आपको ये स्कोर करके यहाँ पे चलना ही पड़ेगा, जनरली मैं बात कर रहा हूं, तो ही आपको मैं बोलूंगा कि आपका जेआरएफ क्लियर हो पाएगा, नहीं तो थोड़ी सी चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि फिर स्कोर यहां से कम हो जाएगा, और फिर यहां पे अगर आप चूक गए गलती से, सारे महारथी बैठे होंगे, आपके कॉमर्स में कोई ऐसा नहीं होगा कि साइंस बैकग्राउंड का बैठा होगा, और चलो ठीक है साइंस बैकग्राउंड का बैठा भी होगा तो मास्टर्स तो साइंस में नहीं किया होगा ना, समझ आ रही है ना बात। तो यहां पे इससे यही निकल के आता है कि भैया आपको पेपर 1 में थोड़ा सा स्कोर ठीक से करना होगा, ताकि अगर इधर कहीं कमी रह गई तो यहां पूरा किया जा सके। बिल्कुल एक साधारण सी स्ट्रेटेजी मैंने। अच्छा, एक और चीज पेपर 1 2 दोनों को ही मिला के अगर मैं बात करूं, चलो पेपर 1 को अभी एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते, छोड़ देते, पेपर 2 की बात करते हैं। ऐसे होता है ना कि कई लोगों से हम पूछते हैं कि आप थ्योरी में अच्छे हैं या प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, तो कोई कहता है कि जी ऐसा है कि मैं थ्योरी में ठीक हूं, मेरे से ना प्रैक्टिकल नहीं होता है। चलो ठीक है, हम कहते हैं ऐसा ऐसी बात है, ठीक है प्रैक्टिकल को ना थोड़ा सा कोशिश कर लेना, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देना, थ्योरी अच्छे से करके जाना, पास हो जाओगे, ऐसा हम सुझाव देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी यही कहूंगा कि अगर प्रैक्टिकल आपका बहुत अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंट्स के सम्स करने नहीं आ रहे, या कुछ ऐसे फाइनेंस के निकालने नहीं आ रहे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, रेशियोज वगैरह, अकाउंटिंग रेशियो वगैरह एक्सेट्रा, तो आप क्या करो, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, स्टैट्स के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, थ्योरी पे पोर्शन कर देना, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, ये मैं कह रहा हूं निकल जाएगा। अब एक और ग्रुप होता है अपने पास जो कहता है जी ऐसा है, हमें थ्योरी से थोड़ा कम लगाव है और थ्योरी थोड़ा कम आता है, प्रैक्टिकल कर लेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेंगे, तब इनके लिए क्या बोला जाए, बोल दिया जाए ठीक है तो एक काम करो, थ्योरी छोड़ दो प्रैक्टिकल कर लो। हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है, फिर वो कभी नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, वो कभी फिर नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, रीजन क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है। अगर 100 क्वेश्चन की बात करूं तो 100 में से, ये भी कहीं रूल नहीं है, अपने एक्सपीरियंस हिसाब से बता रहा हूं, 100 पेपर की बात करूं तो 100 में से 75 क्वेश्चन तो थ्योरी ही होते हैं, 25 क्वेश्चन, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 25 क्वेश्चन कहीं जाके प्रैक्टिकल होगा, ये भी ज्यादा हो गया 25, मेरे हिसाब से तो 15 से 20 ही दिखता है प्रैक्टिकल, बाकी थ्योरी मिलेगा। अब आप कहोगे इससे ये करके पास हो जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि आप थ्योरी को स्किप करके नहीं चल सकते, आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी अगर नेट जेआरएफ क्लियर करना है।
अच्छी बात है, प्रैक्टिकल भी आप पढ़ो। अच्छी बात है कि अगर प्रैक्टिकल आपका वीक है तो लास्ट में थोड़ा सा कम समय दे दो। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल के पीछे ही भागते रहो, थोड़ा सा पढ़ लो प्रैक्टिकल। लेकिन जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल आता है और थ्योरी से भागते हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको ये पेपर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक ऊपर ऊपर शॉर्ट में एक पेपर का ओवरव्यू। जो लेटेस्ट सिलेबस है उनके हिसाब से क्या पासिंग मार्क्स है, किस तरह से पेपर आता है ना। तो ये पूरा इस तरह से आपको फॉलो करके चलना है। ये कोई ऐसी किताबी भाषा नहीं है, एक एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ चीज़ें मैंने शेयर किया है। और 99.9% वो चीज़ें उसी हिसाब से अभी तक तो चल रही है, तो अभी तक वो एप्लीकेबल है। आप बिल्कुल उस हिसाब से प्रैक्टिस करके और आगे अपना पढ़ सकते। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।